जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो में पादप की कार्यकी को अच्छे से देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग पादप के जितने भी अंग होते हैं, यानी जितने भी एक पौधे के अंग होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं एनटीपीसी या फिर आपके जो एसएससी होते हैं, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि हल्दी किस प्रकार की जड़ है या किस प्रकार का तना है। तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग देखते हैं पादप के विभिन्न अंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं जड़। तो आपको पता है जितने भी बीज होते हैं, यदि वो अंकुर होते हैं तो उनमें से प्रथम मूल निकलती हैं, या फिर जो उनमें से आप देखते होंगे जब अंकुर होते होंगे तो वाइट सा उसमें से रेशा निकलता होगा, जिसको प्राइमरी रूट या फिर हिंदी में प्राथमिक मूल बोलते हैं, बनती है, जो मिट्टी में उगती है। और जो प्राथमिक मूल होती है उसी से पार्श्वीय मूल भी निकलती है, जिसे लेटरल रूट बोला जाता है, या फिर जिन्हें द्वितीयक एवं तृतीयक मूल कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूसला जड़ें, दूसरा होती है रेशेदार जड़ और तीसरा होती है अपस्थानिक जड़। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेप रूट की। तो जो प्राथमिक मूल और इनकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती हैं, जैसे कि सरसों के पौधे में होता है। तो आपको यहाँ पे मूसला जड़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेशेदार जड़ की। तो जो रेशेदार या झकड़ा जड़ होती है, जिसे फाइब्रस रूट भी बोला जाता है, जब प्राथमिक जड़ें यानी जो प्राइमरी रूट होती है वो अल्पजीवित हो तो वह पतली जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं और ये जड़ें तने के आधार से निकलती हैं, जैसे कि गेहूं का पौधा। तो वो रेशेदार जड़ें बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ की। तो जो अपस्थानिक जड़ होती हैं तो ये पौधे के जो जड़ वाला भाग, आपको पता है कि नीचे वाला भाग होता है जो मूलांकुर से निकलता है, उसके अलावा पौधे के अन्य भाग से भी निकलती है, तो उसको हम लोग अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे अपस्थानिक जड़ भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जड़ों का रूपांतरण। तो जैसा कि आपको पता है जो जड़ होती हैं वो जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाती हैं। और इसके अतिरिक्त भी जड़ अन्य कार्य करती है, जिससे उनके आकार एवं संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी में हम सबसे पहले देखते हैं मूसला जड़ों का रूपांतरण। तो इसमें हम देखते हैं भोजन पदार्थों के संचय के लिए। तर्क रूपी में हम देखें तो जैसे मूली इसका एग्जाम्पल है, उसको तर्क रूपी बोला जाता है। और दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी और जितने भी रेलवे एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूली किस टाइप की जड़ का एग्जाम्पल है। तो आपको वहाँ पे बताना है कि मूसला जड़ जो कि भोजन पदार्थों के संचय के लिए रूपांतरित हो जाती है, उसका एग्जाम्पल है। और कुंभ रूपी का एग्जाम्पल है शलजम, शंखवाकार का गाजर, गांठदार का शकरकंद। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं रेशेदार जड़ों का रूपांतरण। तो कार्य के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार में रूपांतरित होती है। तो पहला ये होता है भोजन के संचय के लिए, दूसरा उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, और तीसरा होता है अन्य जैविक क्रियाओं के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं भोज्य पदार्थों के संचय के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंदिल जड़ें। तो इसमें शकलकंद आ जाता है। फिर उसके बाद पुलकित जड़ें, तो इसमें डहेलिया सतावर आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखें ग्रंथिल जड़ें, तो इसमें अम्बा हल्दी आ जाता है। और फिर देखें हम लोग तो मणिकामय जड़ें, तो इसमें अंगूर और करेला आ जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि भोजन संचय के लिए जो जड़ें होती हैं रेशेदार जड़ें इतने पात्र में रूपांतरित हो जाती हैं। अगर हम रेशेदार जड़ों का रूपांतरण यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तंभूल। जैसे कि बरगद में आप देखते हैं तो उसमें जो तना होता है उससे कई जड़ें निकलती हैं जो उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसके बाद देखें तो अब स्तंभ मूल, तो इसमें मक्का एवं गन्ना हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आपने गन्ने में देखा होगा कि साइड से उसके जो तना होता है उससे साइड से जड़ निकलती है जो कि उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके बाद देखें तो आरोही मूल, जैसे कि पान में निकलता है। इसके बाद हम देखें अन्य जैविक क्रियाओं के लिए, तो सबसे पहले चूषक मूल, जैसे कि अमरबेल होता है, तो उसमें जो निकलती है वो अवशोषण पदार्थ को दूसरे पौधों से चूसने के लिए निकलती हैं। इसके बाद श्वसनीय मूल की बात करें तो राइजोफेरा, अधिपाद मूल की बात करें तो आर्किड, और स्वांगी कारक मूल की बात करें तो सिंघाड़ा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनका रूपांतरण। तो इसके बाद हम देखते हैं जड़ के कार्य। तो जो जड़ का मुख्य कार्य होता है वो जल एवं खनिज पदार्थों को मिट्टी से निकालना होता है और पौधे को जकड़े रखना होता है, जिससे वो अपनी जगह से हिले ना।
और कुछ जड़ें संचय का काम भी करती हैं, जैसे कि भोजन पदार्थों का संचय के लिए, जैसा कि हमने अभी देखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तना का कार्य। तो जो तना का मुख्य कार्य होता है वो शाखाओं को फैलाना होता है, पत्ती फूल फलों को संभालना होता है। और जो तना का एक और मुख्य कार्य होता है वो जल, खनिज लवण एवं प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन, यानी उनको पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना होता है। और कुछ तने ऐसे होते हैं जो कि भोजन का संग्रह भी करते हैं, वो हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे जब हम लोग तने के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जो तने होते हैं वो यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपको तने का कार्य समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करें तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो जो तने का रूपांतरण होता है ये 3 रूप में होता है। एक तो होता है भूमिगत तना, दूसरा होता है उपवायवीय तना और तीसरे वायवीय तना। यानी जो भूमिगत तना आप समझ ही गए होंगे, जो तना भूमि में पाया जाता है। इसके बाद बात करें तो उपवायवीय, यानी जो आधा जमीन में और आधा ऊपर पाया जाता है। और वायवीय में जो तना पूर्ण रूप से ऊपर पाया जाता है, यानी हवा में पाया जाता है। तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूपांतरण में बात करते हैं भूमिगत तना की, यानी अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रकंद देखते हैं। तो प्रकंद का एग्जाम्पल सिर्फ आपको इसमें एग्जाम्पल से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए हल्दी किस टाइप के तना का रूपांतरण है। तो वहाँ पे आपको लिखना है कि प्रकंद। तो वहीं अगर आलू की बात की जाए तो ये कंद होता है। और शल्कंद की बात की जाए तो इसमें प्याज और लहसुन आता है। आप नाम से समझ गए होंगे, जिसमें शल्क पाए जाते हैं। जैसे कि आपने प्याज देखा होगा तो प्याज में शल्क पाए जाते हैं। इसके बाद घनकंद की बात करें तो जिमीकंद और अरबी। तो ये भी आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भूमिगत तना। इसके अलावा आप उपवायवीय और वायवीय दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम लोग कवर नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पत्ती के कार्य। तो जो पत्ती का मुख्य कार्य होता है आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करना। और कुछ पत्तियां प्रांत अर्थात लता तंतु में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे वो ऊपर चढ़ने में मदद करती है। जैसे कि आपने मटर के पौधे देखे होंगे, वो जो मटर जैसे पौधे होते हैं उनको ऊपर चढ़ने में मदद करती है। और कुछ पत्तियां भोजन संचय का कार्य करती हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन। और पत्तियां गैसों का विनिमय में भी महत्वपूर्ण पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि हम लोगों ने पादप कायकी में पढ़ा था कि स्टोमेटा के द्वारा ये गैस का आदान प्रदान करती है, यानी उसका विनिमय करती है। और गवारपाठा और नागपनी जैसे पौधों में जो पत्तियां होती है वो कांटे रूप ले लेती है, जिसके कारण उसमें जो पानी का वाष्पीकरण है या फिर पानी का जो उत्सर्जन होता है, वाष्प का उत्सर्जन होता है, वो कम हो। और कुछ पत्तियां घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें हम कीटहारी पौधे कहते हैं या फिर कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जैसे कि घटपर्णी, वीनस फ्लाई इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको पत्ती के कार्य भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करें तो फ्रूट की, यानी फल की। तो जो फल होता है वो एक परिपक्व और पूर्ण निर्मित अंडाशय है, जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। समानतः इसमें फल भित्ति और बीज विद्यमान होता है। और जो फल भित्ति होती है वो गूदेदार और शुष्क दोनों प्रकार की हो सकती हैं। कभी कभी कुछ पुष्पीय भाग भी फल में पाए जाते हैं। तो ऐसे फलों को हम लोग कूट फल या फिर फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि सेब, काजू, जो कि अंडाशय से निर्मित नहीं होते। इसके बाद हम लोग बात करें, जबकि सभी अंडाशय से निर्मित होने वाले फल वास्तविक फल कहलाते हैं, यानी ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि फॉल फ्रूट और ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें एक साइड फलों के नाम दिए हैं और दूसरे साइड उनको खाने के योग उनका जो भाग होता है उसके नाम दिए। और अक्सर एसएससी और रेलवे एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सेब और नाशपाती होता है उसमें पुष्पासन को खाया जाता है। और जो अमरूद, अंगूर और टमाटर होते हैं उसमें फल भित्ति और बीजांडसन को खाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो टमाटर और अमरूद होते हैं उनमें हम लोग बीजों को भी खाते हैं। पपीता और जो आम होता है उसमें हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। और नारियल में हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। जो नारियल का जो फल होता है वो भ्रूण होता है, इसलिए उसको भ्रूण पोष कहा जाता है। इसके बाद केले में हम लोग मध्य एवं अंतः भित्ति खाते हैं। और गेहूँ में हम लोग भ्रूण पोष और भ्रूण खाते हैं। काजू में हम लोग पुष्प ब्रंथ और बीज पत्र खाते हैं। लीची में हम लोग एरिल खाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीची में खाने योग्य पदार्थ क्या होता है, तो आपको बताना है एरिल। इसके बाद चना और मूंगफली में हम लोग बीज पत्र और भ्रूण खाते हैं। और शहतूत में हम लोग रसीले परिदल पुंज खाते हैं। कटहल में हम लोग परिदल पुंज एवं बीज खाते हैं। और अनानास में हम लोग परिदल पुंज खाते हैं। और नारंगी में हम लोग जूस हेयर खाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये चार्ट आपको याद करनी, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए।